सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एफिडेविट में, जो कि आधी रात को जो अंतिम संस्कार हुआ था, उसके ऊपर सफाई भी दी है। हलफनामे में साफ तौर पर कहा गया है कि असाधारण हालात की वजह से आधी रात को अंतिम संस्कार करना पड़ा। दिन में बवाल होने का डर था, इसलिए मौके पर मौजूद स्थानीय प्रशासन ने आधी रात में ही अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। एफिडेविट में कहा गया है कि क्रिमेशन यानी कि अंतिम संस्कार परिवार की सहमति से हुआ था और मौके पर घर के लोग मौजूद थे। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि 3 लोग जो सीधे तौर पर परिवार से जुड़े नहीं थे लेकिन परिवार के ही सदस्य हैं, वो वहां पर मौजूद थे। और हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार सोनू जो कि हाथरस में उस पीड़िता के गांव पर मौजूद हैं, गौनिका अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट से, और पवन नारा भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौनिका, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति जिस तरह की थी उसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने बीच रात में ही अंतिम संस्कार करने का मन बनाया और उससे करवाया भी। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति उत्पन्न हो रही थी? क्या इसका कुछ भी ब्यौरा इस एफिडेविट में है? देखिए, इसमें कहा गया है कि जो इंटेलिजेंस को सूचना मिली थी उस सूचना के मुताबिक सबसे पहले तो 29 को जब पीड़िता की मौत हुई तो उसके बाद जिस तरह सफदरजंग अस्पताल के बाहर स्थिति बनी, उसको लेकर एक लेटर जो है वो भी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ वेस्ट की तरफ से वो एक लेटर उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया था। उस लेटर में ये कहा गया था कि सफदरजंग अस्पताल के बाहर इस तरह की स्थिति बनी थी जिसमें कई नेता पहुंचे थे। इसमें उदित राज का भी नाम लिया गया है। ये तमाम नेता जब वहां पर पहुंचे थे तो उन नेताओं ने परिवार को ये कहा कि आप बॉडी तब तक एक्सेप्ट मत कीजिए जब तक कि सही जो वजह जो है वो नहीं पता चलती है, जब तक इंसाफ नहीं मिलता है। ये सारी चीजें उसमें कही गई हैं। इसके बाद ये यूपी की जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये कहा गया कि इस तरह की स्थिति जब अस्पताल के बाहर बन रही थी तो इंटेलिजेंस के पास ये सूचना थी कि इस तरह की स्थिति 30 सितंबर को भी सुबह बन सकती है और इसीलिए आधी रात को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डिप्टी डीएम की तरफ से वहां पर ये आदेश दिया गया कि बॉडी का जो क्रिमेशन है वो आधी रात को ही किया जाए। हालांकि जो आरोप थे कि परिवार की गैर मौजूदगी में यह किया गया, उसको लेकर यह कहा गया कि परिवार वहां पर मौजूद था, जिस तरह वहां के एसडीएम भी लगातार ये कह रहे हैं और पुलिस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। हालांकि परिवार का ये कहना है वो वहां पर नहीं था। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि स्थिति को संभालने के लिए ही ये जो फैसला जो है वो डीएम की तरफ से लिया गया। लेकिन यहीं पर एक पेच है, क्या वाकई में स्थिति इतनी बुरी थी जितनी बुरी अब बताई जा रही है? कुमार सोनू हमारे साथ मौजूद हैं, पीड़िता के गांव के पास ही हैं। कुमार सोनू, ये बताइए कि क्या वाकई में जिस आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया उसके अगले दिन स्थिति इतनी विस्फोटक हो जाती कि कानून व्यवस्था बहाल हो ही नहीं सकती थी? क्या पुलिस के पास कोई इंतजाम का कोई भी तरीका नहीं था? ये क्या मतलब है? क्या इसे माना जाए कि ये पोस्ट थॉट है, बाद में सोच समझकर एक एफिडेविट दायर किया गया है? जिला प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया। फिलहाल मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जो रात को ये फैसला लिया गया उसको लेकर डीजीपी यूपी और जो अपर मुख्य सचिव हैं अवनीश अवस्थी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि ये इस तरह के फैसले जिला प्रशासन की तरफ से लिए जाते हैं। तो हालांकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर, इंटेलिजेंस की सूचनाओं के आधार पर आनन फानन में रात 2:30-3 बजे के करीब इस तरीके से पीड़िता के शव को जलाया गया कि पुलिस को यह लग रहा था कि अगर सुबह होने तक का उन्होंने इंतजार किया तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, हंगामा हो सकता है, प्रदर्शन वगैरह हो सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जलाया गया। फिलहाल हल्फनामा जो है सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने दायर कर दिया। अब देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से संज्ञान मिलेगा। जी बिल्कुल पवन, जरा यह समझाने की कोशिश कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाथरस पर लगातार यह आरोप लगाया जा रहा था कि वो अपनी मनमानी कर रहे थे। यह भी कहा गया कि उन्होंने स्थानीय स्थिति को देखते हुए सारे फैसले लिए जो कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन डीएम साहब जबान खोलने को तैयार नहीं थे, कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे इंडिया टीवी के कैमरे पर। क्या आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह है? क्या ये डीएम को बचाने की कोशिश है? जी आपको बता दें, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम के आदेश पर ही सब कार्रवाई हो रही थी और अगर एसपी एसआईटी जांच के बाद एसपी डिप्टी एसपी समेत 7 लोगों को सस्पेंड किया गया तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में भी ये सुगबुगाहट थी कि भाई हमारे जो भी फैसले थे वो डीएम द्वारा निर्धारित किए गए और अगर
पुलिस के अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है तो डीएम की जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए? इंडिया टीवी ने लगातार ये सवाल डीएम से पूछा, अधिकारियों से पूछा, लेकिन फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन लखनऊ से अजय जी एक खबर मैं आपको बता दूं कि पूरे लखनऊ में 19 एफआईआर दर्ज की गई हैं साजिश की धाराओं के तहत कि ये साजिश सरकार के खिलाफ जातीय हिंसा भड़काने की साजिश थी। बिल्कुल, तो 19 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा देकर कहा है उसमें एक बात स्पष्ट कही जा रही है कि इस पूरे मामले पर दंगा भड़काने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। हाथरस केस में पीएफआई की बड़ी साजिश को बेनकाब करने का भी दावा उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पीएफआई के 4 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पीएफआई के जिन 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 3 उत्तर प्रदेश के हैं और 1 केरल का है। पुलिस ने मुजफ्फरनगर के अतीक उर रहमान, बहराइच के मसूद अहमद और रामपुर के आलम को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा केरल के मल्लापुरम के रहने वाले सिद्दीकी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये चारों पत्रकार बनकर हाथरस जा रहे थे और इनकी साजिश हिंसा की आग को और भड़काना था, ऐसा कहना है पुलिस का। और उसके साथ साथ आरोपियों के पास से लैपटॉप और तमाम तरह के लिटरेचर भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा फैलाने की फिराक में लगे पीएफआई के 4 सदस्यों की साजिश बड़ी ही संगीन है। उनके ऊपर पीएफआई आप जरा इन 4 चेहरों का जरा देखिए जो पीएफआई के हैं। पीएफआई का पहला सदस्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का अतीक उर रहमान है, जिसके जिम्मे फंड को एक तरह से इंतजाम करने की जिम्मेदारी थी। अतीक उर रहमान पिछले 3-4 दिन से दिल्ली के शाहीन बाग में रह रहा था, जहां पीएफआई का हेडक्वार्टर है। यह 5 अक्टूबर को प्राइवेट टैक्सी से हाथरस रवाना हुआ था। दूसरा व्यक्ति केरल के मल्लापुरम का है, जिसका नाम सिद्दीकी है। तीसरे व्यक्ति को जो पकड़ा गया है वो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है, उसका नाम मसूद अहमद है। पीएफआई का चौथा व्यक्ति जो पकड़ा गया है उसे उत्तर प्रदेश के रामपुर के आलम के तौर पर अभी शिनाख्त की गई है। पवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, जरा ये बताइए कि जो 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं पीएफआई के द्वारा, पीएफआई के सदस्य जो बताए जा रहे हैं और पुलिस के द्वारा इनकी गिरफ्तारी हुई है, साजिश के तार कैसे इनसे जुड़ रहे हैं? वो जो एक वेबसाइट की बात कही गई कि रातों रात एक वेबसाइट खड़ी कर दी गई कि किस तरीके से हंगामे को आगे बढ़ाना है, क्या ये तमाम लोग उस वेबसाइट से किस तरह से जोड़े जा रहे हैं? क्या है ये पूरा मामला? जी आपको बता दें, ये जो 4 गिरफ्तार की हुई है, आज सुबह गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो वेबसाइट का मामला आ रहा था उससे जुड़े हैं कि नहीं इस बारे में स्पष्ट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मामले में साजिश का जो एंगल आया वो हाथरस में एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि आपराधिक साजिश और देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया, जिसमें डिटेलवार बताया गया कि किस तरह से पीड़ित परिवार को भड़काने की कोशिश की गई। पुलिस के पास वो फोन रिकॉर्डिंग है जिसमें कहा गया कि आप 50 लाख के मुआवजे को 25 लाख के मुआवजे को स्वीकार ना करें, हम 50 लाख आपको देंगे, इस तरह की बात रिकॉर्डिंग का जिक्र है। इसके अलावा आपको बता दें कि बहुत से सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हुई थी जो भड़काने के मकसद से की गई थी। जो कुल 19 एफआईआर की गई हैं, जिसमें से 6 एफआईआर हाथरस में की गई हैं, अयोध्या में, इलाहाबाद में, या कहें कि प्रयागराज में, बाकी कई जिलों में, बहराइच में हुई है, लखनऊ में हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो तस्वीरें थी, पीड़िता एक अधजली लाश की तस्वीर हाथरस की पीड़िता की बताई गई, जो कि बुरी तरह से गलत थी। यानी सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ चीजें शेयर की गई, बातें शेयर की गई, ताकि इस मामले की आड़ में जातीय हिंसा भड़काई जा सके, ऐसे तर्क यूपी पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये काफी संगीन मामला बनता हुआ जा रहा है। हाथरस के बहाने दंगों की साजिश पर उत्तर प्रदेश पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। अलग अलग शहरों में अब तक करीब 19 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे। हाथरस के चंदपा थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जाति धर्म के आधार पर दंगे भड़काने, देशद्रोह और आपराधिक साजिश जैसी संगीन धाराएं लगाई गई हैं। आपको बता दें कि दंगे वाली साजिश पर एफआईआर में क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं। आईपीसी की धारा 109 यानी कि दंगा उकसाने का आरोप, आईपीसी धारा 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश रचने का आरोप, आईपीसी धारा 124 ए यानी कि देशद्रोह का आरोप, आईपीसी धारा 153 ए जाति और धर्म के आधार पर दंगे भड़काना, आईपीसी धारा 153 बी देश की एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश करना और आईपीसी धारा 420 धोखाधड़ी का आरोप। ये तमाम धाराएं हैं जो लगाई गई हैं। दंगे की इस साजिश को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक क्या जानकारी दी है, जरा देखिए। प्रदेश में जातीय
एवं सांप्रदायिक हिंसा व वैमनस्यता फैलाने एवं सरकार की छवि को खराब करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एवं सार्वजनिक रूप से सभा कर एवं कोविड-19 की गाइडलाइंस धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन करते हुए पीड़ित परिवार के घर, गांव तथा आसपास अनावश्यक भीड़ इकट्ठा कर भ्रामक द्वेषपूर्ण सूचनाओं को प्रसारित करते हुए उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपत्तिजनक भ्रामक पोस्टों और मैसेजेस डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। इनपुट भी आया हुआ है कि कुछ जो संगठन है वो प्रदेश के अंदर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास भी इसी तरह के इनपुट्स मिले हैं? जी, हमारी LIU और जितने भी हमारे पुलिस के विभाग हैं और खुफिया एजेंसीज हैं लगातार हर गतिविधि पर नज़र रखे हैं जी, और किसी भी प्रकार से इस तरह की कोई अराजक गतिविधि हम अलाउ नहीं होने। तो आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तैयारी कर रही है और हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि अगर ऐसे तत्व हैं जो कि उत्तर प्रदेश या देश के किसी कोने में भी बैठे हैं जो उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा, धर्म आधारित हिंसा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुमार, हमारे संवाददाता हमारे साथ तमाम मौजूद हैं। कुमार सुनो, अभी जो स्थानीय स्थिति है वहां पर क्या किसी भी लोकल लेवल पर तनावपूर्ण स्थिति दिख रही है? दंगे जैसी स्थिति दिख रही है? जातीय हिंसा जैसी स्थिति दिख रही है? देखिए, नहीं, इस वक्त स्थिति जो है अजय जी पूरी कंट्रोल में है। पुलिस का ने लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। पीएसी बल जो है यहाँ तैनात किया गया है। परिवार के लिए सुरक्षा के लिए वहां पर पुलिस के जवान वहां तैनात हैं। कई इंस्पेक्टर यूपी पुलिस के गाँव के अंदर तैनात है। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है, क्योंकि जो गाँव की 3 एंट्री है, तीनों एंट्रीज पर पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी तरीके से कोई 2 समुदाय आमने सामने ना आ जाए किसी भी भड़कावे में। फिलहाल अभी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो बिल्कुल सामान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरीके से साजिशों की बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो यूपी पुलिस की साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज किया हो या फिर PFI का नाम सामने आ रहा हो, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आ रहा हो, 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी 5 तारीख को हुई है, तो एक बड़ी बातें जो है लगातार सामने आ रही है। अब जो हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात हो रही थी, उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात हो रही थी, वो अब एक किनारे हो चुका है। अब सब तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तमाम राजनीतिक दल जो हैं इसको राजनीति का अखाड़ा बना चुके हैं। बिल्कुल, अब इसी से एक सवाल उत्पन्न होता है जिसका जवाब मुझे लगता है पवन बेहतर दे पाएंगे। पवन, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। CAA के लेकर जो विरोध हो रहा था उस समय भी PFI के मेंबर्स के सक्रिय होने के और उत्तर प्रदेश में हंगामा खड़े करने की बातें सामने आई थी। आज भी PFI के मेंबर्स की बात सामने आ रही है। इस स्थिति में क्या यह मुनासिब नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि PFI पर प्रतिबंध लगाने की मांग करे? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मुनासिब और ज़रूरी है, क्योंकि हर बार PFI का जिक्र उत्तर प्रदेश पुलिस करती है और अगर वो सच है तो क्यों न उस पर मांग की जाए। इसके अलावा इस पूरे मामले को समेटने के लिए यूपी की सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है उसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड CBI जांच, जो कहीं ना कहीं हर मामले में या कहें कि सर्वोच्च जांच कहा जा सकता है और इस मामले को खत्म करने में सबसे अहम होगी। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे और उसके साथ साथ ये जो पूरा षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र कैसे है, कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस इस षड्यंत्र के तह तक कैसे पहुंच रही है, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।